जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एजुकेशन पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज की क्लास में आज मैं आपको मेरा फेस नहीं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आज की क्लास ऐसे होने वाली है बिना फेस के। देखते हैं आपको कितना मजा आता है। ठीक है, वैसे इस क्लास में अपने को क्या पढ़ना है, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बता दिया था कि अपन पढ़ेंगे कुछ अपवाद, एक्सेप्शनल केस। ठीक है, जब अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था तो उसमें कुछ अपवाद थे। ठीक है, जैसे कि कॉपर हुआ। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर 24 और 29 वाले दोनों को समझेंगे। और इसका रीजन भी मैंने बताया था कि भाई अर्धपूरित और पूर्ण पूरित, यानी कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, ये रीजन होता है ताकि वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ये सारी चीजें क्या है उसको अपन अच्छे से इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए अब देखो बात क्या है कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कुछ अपवाद है जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वे सामान्य तत्वों के साथ, यानी कि नॉर्मली जो अपन 1 से 30 तक के अपन याद करते हैं और जो अपने कॉपर वगैरह डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। ठीक है, तो और ये है जैसे कि तो कॉपर, ये 29, ये वाला, तो सारे ये डेली लाइफ में भी यूज होते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इनको अपने को समझना है। Some of the expressional are important though because they occur with common element notably। ओके ठीक है, जो भी है। अब बात करेंगे कि एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखो, तो अब देखिए वो क्या रहा है एक्चुअली में। एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29 दोनों ये क्या है, अपवाद है। ठीक है, दोनों ही क्या है, अपवाद है, एक्सपेक्शनल है। अब होना क्या चाहिए, होना जैसे कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 24, यानी कि 24 जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भरे जाने चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 और 4s2 करके ऐसे भर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसको रियल में कैसे भरा जाता है, ऐसे 3d5 और 4s1, 3d5 और 4s1। ठीक है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो अस्थायी है, अस्थायी। ठीक है, क्या है, अस्थायी। ठीक है, जबकि ये वाला क्या स्थायी, ये वाला क्या स्टेबल है, सॉरी ये वाला क्या स्टेबल है। समझ गए, ये वाला अस्थायी है और ये वाला स्थायी है, नीचे वाला। तो इसका रीजन होता है कि 3d5 क्या होता है एक्चुअली में, 3d5 यहाँ पे हो जाता है अर्धपूरित। 5 यानी कि 1 2, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक वाले ऐसे देखो 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए सेम स्पिन में। ठीक है, तो ये हाफ फील्ड हो गया, अर्धपूरित, इसलिए ये स्टेबल है। उसी प्रकार 29 कॉपर में देखोगे तो 3d9 4s2 होने चाहिए, जबकि उसकी जगह क्या हो गया है, 3d10 4s1 हो गया, ताकि अपन इस 3d10 को क्या कर सके, पूर्ण पूरित कर सके, यानी कि कंप्लीटली फील्ड कर सके। ठीक है, अब समझते हैं इसको अलग अलग ढंग से। देखो यहां पर अपने 24 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका स्टेबल, जो इसका स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो आती है इससे, इससे 3d5 4s1 से क्या आती है, ये स्थायी है, ये क्या है, स्थायी। और यदि अपन इसको ऐसे लिख देते 3d4 4s2, तो ये वाला होता है अस्थायी। समझ गए, यानी कि ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्टेबल। ये विन्यास क्या है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ये है अनस्टेबल। ये क्या है, अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है। समझ गए। अब रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये है कि इस वाले केस में, अगर मैं इस वाले केस में देखूं, तो इस वाले केस में देखोगे तो आप, ये हो गया मान लिया 3d वाला, 3d वाला, तो 3d वाले में, और फिर ये आ गया बाहर वाले में 4s। चलो 4s में तो दो आ गए, यहाँ पे ऐसे दो और इसमें एक एक एक, तो ये वाला कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठता। समझ गए, इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली 3d4 ऐसे नहीं भर के ऐसे भर दिया यहां और यहां रख दिया एक ही, तो ये भी क्या हो गया,
अर्धपूरित हाफ फिल्ड, और ये भी क्या हो गया हाफ फिल्ड अर्धपूरित। यानी कि अपन मेन वेटेज इसको देंगे, इसको कि भाई 3D वाला है वो अर्धपूरित है, जो अर्धपूरित होता है हाफ फील्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है ज्यादा होती है। ठीक है, समझ गए। तो जो हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अर्धपूरित उपकोष या फिर जो पूर्ण पूरित उपकोष होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं। बात क्लियर। सेम टू सेम रीजन इस कॉपर वाले में भी है 29। कॉपर वाले में एक्चुअली 3D9 अगर अपन नॉर्मली देखें 3D9 4:2 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। सही क्या ये है कि ये वाला क्या है स्थायी है, स्टेबल है, और ये वाला क्या है अस्थायी है। ये वाला क्या है अस्थायी, समझ गए, ये वाला क्या है अस्थायी है। ठीक, इसमें लॉजिक कौन सा है पूर्ण पूरित वाला, इसमें लॉजिक कौन सा है पूर्ण पूरित वाला। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीटली फील्ड है, ये क्या है कंप्लीटली फील्ड वाला लॉजिक। समझ गए। अपन 3D9 और 4:2 दे तो देखो ये डी वाला कैसा है पूर्ण पूरित नहीं बन पाता, जबकि अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन बना दूं तो ये वाला 3D10 क्या है इसको मिल जाता है पूर्ण पूरित वाला, इसको अर्धपूरित, तो इस केस में ये वाला विन्यास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है। ये क्या हो जाता है स्टेबल, समझ गए। तो देखो यहां से एक बात ये क्लियर होगी कि भाई जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित उपकोष होते हैं, ठीक है, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित उपकोष बाकी उपकोषों से ज्यादा स्थायी होते हैं। अर्धपूरित या पूर्ण पूरित उपकोष ज्यादा स्थायी होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, समझ गए। यानी कि जो सेमी फील्ड सॉरी हाफ फील्ड सेमी फील्ड और जो कंप्लीटली फील्ड होते हैं सब सेल वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबिलिटी उसमें होती है। ठीक है, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करोगे तो जो सबसे कम स्टेबल कौन होता है आंशिक पूरित, ठीक है, उससे ज्यादा अर्धपूरित, समझ गए, उससे ज्यादा पूर्ण पूरित, समझ गए। तो ये होती है स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा पूर्ण पूरित कंप्लीटली फील्ड, उसके बाद अर्धपूरित यानी कि सेमी फील्ड है हाफ फील्ड, और आंशिक पूरित यानी कि पार्शियली फील्ड। ठीक है, पार्शियली फील्ड, बात क्लियर। तो यहां से ये चीजें ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई जो एटॉमिक नंबर 24 और 29 में ये जो अपवाद होता है ये क्यों होता है, ये बात तो समझ में आ गई। इसका रीजन होता है कि भाई अर्धपूरित और पूर्ण पूरित उपकोष ज्यादा स्थायी होते हैं, लेकिन इस ज्यादा स्थायी होते क्यों, रीजन क्या है, ज्यादा स्थायी होने के पीछे भी रीजन क्या है, समझ गए। तो सिंपल सी बात ये कि उसको जानना भी जरूरी है। ठीक है, अपन नहीं बोलते जैसे कभी अपना कोई दोस्त है, ठीक है, अपना कोई दोस्त है, वो अपन उसके दोस्त के घर पे जाके पूछते हैं कि भाई उसका राजू पूछ लो कि भाई राजू कहाँ पे है, तो आप राजू के घर पे जाके पूछोगे तो राजू के घर वाले बोल देंगे कि भाई राजू कहाँ गया है जयपुर गया है, राजू कहाँ गया है जयपुर गया है। तो एक बंदा तो क्या करेगा कि भाई चलो राजू जयपुर गया कोई बात नहीं, ठीक है, दूसरा पूछेगा कि भाई जयपुर भी क्यों गया है। वही बात है, अपने को हर चीज को डीप तक जाना है, समझना है कि भाई राजू घर पे नहीं है, घर पे नहीं होने का रीजन जयपुर गया है, वो जयपुर क्यों गया है वो भी तो बता दो। सेम बात यहां पर ये कि भाई जो एटॉमिक नंबर 24 और 29 में अपन ने देखा कि क्या है अपवाद है, एक्सपेक्शनल केस है। अब वो अपवाद क्यों आया, तो अधिकतर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई अस्थायी होता है, सॉरी स्थायी ज्यादा होते हैं कौन पूर्ण पूरित और अर्धपूरित। ठीक है, इसीलिए अपन ऐसा करते हैं, बात क्लियर है। अब ये पूर्ण पूरित और अर्धपूरित ज्यादा स्थायी क्यों होती है ये भी तो जानना जरूरी है। आपने बोल दिया कि भाई अर्धपूरित और पूर्ण पूरित ज्यादा स्थायी होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, लेकिन वे ज्यादा स्थायी होते क्यों है तो उसको भी जानना जरूरी है, तो अपन वही समझते हैं। ठीक है, देखो बात क्या है,
बात ये कि भाई अर्धपूरित और पूर्ण पूरित, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित उपकोषों की अधिक स्थायित्व के लिए उत्तरदायी कारक कौन से जो फैक्टर है जो ये बताते हैं कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित उपकोष ज्यादा स्थायी है, यानी कि फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबसेट। तो यह क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, एक तो पहला रीजन है, दो फैक्टर है मेन, एक तो है सममित वितरण, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सममित वितरण ये अच्छी तरह जाना गया तथ्य है कि समिति स्थायित्व प्रदान करती है, समिति स्थायित्व प्रदान करती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों के सम्मिलित वितरण के कारण समान उपकोषों के सभी कक्षक जिनका अभिविन्यास या तो पूर्ण पूरित हो या अर्धपूरित हो स्थायी होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये बताओ कि ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये ज्यादा अच्छा लगता है, 1 2 चलो 3 4 5, एक तो मैंने ये कर दिया, ये अच्छा कौन लगता है, ये ज्यादा अच्छा लगता है या फिर ये ज्यादा अच्छा लगता है? समझ गए? तो सारे लोग इसको लाइक करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सभी में एक एक भरा हुआ है, यानी कि ये क्या है, अर्धपूरित है, हाफ फिल्ड है। समझ गए? तो साफ बात है, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। समझ गए? तो इसीलिए जो सम्मिलित वितरण है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, एक ढंग से बंटवारा हो जाता है। समझ गए? जब भी कोई चीज एक ढंग से सही ढंग से बटी हुई है, जैसे कि जमीन ही है, तो जमीन को या आप देखो अगर पूरी तरीके से समतल है सब साइड से, तो वो जमीन अच्छी लगती है ना, ठीक है, वो एक स्टेबल है। यही जमीन में अगर थोड़ा बहुत यहाँ समतल और यहाँ कुछ ऊपर खाबड़ हो, तो यहाँ पे कुछ आप टेबल भी रखो तो उसको रख नहीं पाओगे ना। सिंपल सी बात है, सममिति या सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए पहला रीजन क्या हो गया, सम्मिलित वितरण या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सम्मिलित वितरण या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया पहला रीजन, फर्स्ट रीजन। ठीक है, लिख लेना इसको। ठीक है, दूसरा है नेक्स्ट रीजन क्या होता है। नेक्स्ट आता है, सबसे शानदार है ये, इसको अच्छे समझेंगे, विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी। विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी। समभ्रस जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें उपस्थित समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति में विनिमय करते हैं, अपनी स्थिति में विनिमय करते हैं। पहले मैं लाइन बताऊं, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में। ठीक है, इस विनिमय के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा विनिमय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जब समभ्रस ऑर्बिटल होते हैं या अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होते हैं, तब विनिमयों की संख्या अधिकतम होती है। तब जो विनिमय होता है उनकी संख्या अधिकतम होती है, अर्थात विनिमय ऊर्जा भी अधिक होगी, और विनिमय ऊर्जा अधिक होगी तो स्थायित्व भी क्या होगा, अधिक होगा। समझ गए? अगर इंग्लिश में देखो तो इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन, यानी कि सेम स्पिन प्रेजेंट इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेसी अपन ने पढ़ा था, जैसे कि भाई डी वाले ऑर्बिटल है, पी वाले ऑर्बिटल, वो क्या होते हैं आपस में, जैसे कि पी एक्स पी वाई पी जेड, तो आपस में क्या है, डीजेनरेट है। ऑर्बिटल टेंड्स टू एक्सचेंज देयर पोजीशन, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग इट्स एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, द नंबर ऑफ एक्सचेंज दैट कैन टेकन प्लेस इज मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो बात क्या कह रहा है कि भाई इनमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने डी ले लिया, मैंने क्या ले लिया, डी ले लिया। ठीक, अब इनमें होता क्या है कि जो समान सेम स्पिन वाले, समान चक्रण वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि ये भर दिया, ठीक है, समान चक्रण वाले, तो इनमें क्या होता है, ये अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। समझ गए? ये अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। कैसे? देखो, संपर्क कक्षों में उपस्थित समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति में विनिमय करते हैं, यानी कि यहां का उठ के यहां चला जाएगा, यहां का उठ के यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा। समझ गए? ये आपस में अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। कौन बदलते हैं? समान चक्रण, सेम स्पिन वाले। समझ गए? सेम स्पिन वाले अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। सेम स्पिन वाले, यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ जाएगा, मतलब अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। और जब ये पोजीशन को बदलते हैं तो क्या होती है, विनिमय ऊर्जा कहलाती है, कि एनर्जी रिलीज होती है। भाई यहाँ से उठ के वहां जाएगा, यहाँ से उठ के वहां जाएगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो भाई एनर्जी बाहर होगी। भाई बिना एनर्जी लॉस किए तो यहाँ से यहाँ जाएगा नहीं। भाई आप ही हो, मैं बोल रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, तो मैं चिल्ला रहा हूँ मतलब साफ बात है, मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, मेरी एनर्जी जा रही है। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, इवन मतलब मैं बोल भी रहा हूं तो मेरी एनर्जी लॉस हो रही है। मैं कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूं तो एनर्जी जा रही है। तो जितनी एक्टिविटी में ज्यादा कर रहा हूं उतनी ज्यादा एनर्जी मेरे से निकल जाएगी। तो इसी प्रकार जितना ज्यादा विनिमय होगा, जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी
जाएगी। तो भाई अभी अब ज्यादा एनर्जी जाएगी, साफ बात है वस्तु में स्थायित्व ज्यादा आएगा। भाई साफ बात है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, एक लॉ हमेशा सेम होता है, जहां पर भी जो भी चीज के पास, जिस चीज के पास ज्यादा एनर्जी होती है ना, वो चीज अस्थायी होती है। तो यानी कि जो अस्थायी चीज हमेशा क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को लूज करने की कोशिश करती है, लूज करना कि बाहर फेंकना। तो जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर फेंकोगे, आपका स्थायित्व तो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, आपका स्थायित्व, आपकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। समझ गए? तो जितनी ज्यादा आप एनर्जी लूज करोगे, एनर्जी लूज कब होगी, जब आप यहां से उठ के वहां जाओगे, यहां से उठ के यहां होगे, तो आपकी क्या होगी, एनर्जी लूज होगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी लूज होगी, आप में स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि भाई आपकी एनर्जी लूज होगी तो कभी ना कभी तो आपको थकान होगी, फिर कहोगे नहीं रे भाई मैं तो यहीं बैठ जाता हूँ, मेरे लिए तो यही ऑर्बिटल ठीक है। ये वाला कहेगा नहीं भाई मेरे लिए भी यही ऑर्बिटल ठीक है। नहीं तो इनके में अगर एनर्जी होती है ना, तो फिर इनको फिर कंट्रोल नहीं होता, भाई तू यहाँ आ जा, मैं यहाँ जाता हूँ, तू वहां चला जा। तो ये ऐसे करते रहते हैं। समझ गए? तो फिर वो उस ज्यादा एनर्जी जल्दी लूज कर जाते हैं। समझ गए? तो यानी कि इनको ज्यादा, बहुत फास्ट स्थायित्व मिल जाता है, जल्दी इनको स्टेबिलिटी मिल जाती है। समझ गए? तो साफ बात है, जितना ज्यादा विनिमय होगा, जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर ये देखो कि मान लिया ये 4 ही है, यहाँ पे 4 ही है, तो अगर इस वाले को कहीं पे उठ के जाना है, तो इसके पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे? तो एक यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, भाई ये तो खाली है, इसमें तो कोई जाएगा नहीं। ठीक है, इसके पास 3 ही ऑप्शन है। लेकिन अगर ये यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये वाला इसके साथ भी विनिमय कर सकता था। तो यानी कि इसके विनिमय करने के ऑप्शन 3 के बदले 4 हो गए, एक्सचेंज करने के ऑप्शन। समझ गए? तो विनिमय की संख्या बढ़ गई, एक्सचेंज की संख्या बढ़ गई, तो साफ बात है जो विनिमय ऊर्जा है वो भी बढ़ेगी, ज्यादा विनिमय ऊर्जा रिलीज होगी। बात क्लियर? ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो इसीलिए ऐसा कैसा सेम पूर्ण पुरुष में भी होता है, जो कंप्लीटली फील्ड होते हैं उसमें भी ये केस होता है। समझ गए? तो सिंपल सी बात है कि जो हाफ फील्ड और जो हाफ फील्ड, हाफ और कंप्लीटली फील्ड, ठीक है, यानी कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित, ये क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। समझ गए? और स्थायी होने का रीजन क्या है, सममिति, सिमेट्रिसिटी और विनिमय ऊर्जा, विनिमय ऊर्जा। ठीक है, विनिमय ऊर्जा यानी कि एक्सचेंज एनर्जी, विनिमय करना यानी कि एक्सचेंज करना। समझ गए? बदलना। बहुत बार क्या होता है, हिंदी में वर्ड थोड़े मुश्किल में होते हैं, विनिमय, विनिमय यानी कि एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना। तो साफ बात है, 2 रीजन होते हैं, सममिति और विनिमय ऊर्जा। समझ गए? यहाँ पर विनिमय ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। और विनिमय ऊर्जा ज्यादा कब आएगी, जब विनिमय ज्यादा होगा। विनिमय ज्यादा कब होगा, जब वो या तो हाफ फील्ड होगा या फिर कंप्लीटली फील्ड होगा, फुली फील्ड होगा। बात क्लियर? ठीक है, तो 2 रीजन हो गए, सिमेट्रिसिटी और एक्सचेंज एनर्जी। तो इसी कारण ये जो 24 और 29 पे अपने अपवाद है, वो अपवाद आते हैं। बात क्लियर? मैंने जो भी बात बताई है उसको एक बार अच्छे से समझना। यार बाकी ज्यादा इतना भी सोचने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ इतना एटलीस्ट पता है ना आपको कि भाई क्या रीजन है, 2 रीजन है, बस इतना पता है तो वो भी खूब है, सममिति और विनिमय ऊर्जा। विनिमय ऊर्जा, और विनिमय ऊर्जा ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। विनिमय ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, जो ऊर्जा लूज हो जाती है ड्यूरिंग एक्सचेंज। समझ गए? और एक्सचेंज ज्यादा कब होंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा आएंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पहले 4 ही थे तो उसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन 3 ही थे, पता और आ गया तो 4 एक्सचेंज कर सकता है ये वाला। समझ गए? तो ये वाली बात है। बात क्लियर? तो अब शायद मुझे ही लगता है कि आपको कुछ डाउट रहा होगा कि जो हाफ फील्ड और जो कंप्लीटली फील्ड होते हैं, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित ज्यादा स्थायी क्यों होते हैं? ठीक है, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित ज्यादा स्थायी क्यों होते हैं? और अगर अर्धपूरित और पूर्ण पूरित में भी देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, पूर्ण पूरित। पूर्ण पूरित की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है अर्धपूरित के मुकाबले। समझ गए? तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरो, तो इसमें एक बात इसका भी ध्यान रखना कि अगर कहीं पर भी अर्धपूरित और पूर्ण पूरित बन रहा है तो उसको जल्दी से बना दो। ठीक है, बात क्लियर?
ठीक है, ताकि उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। यही तो हुआ है। यहाँ देखो, इसमें कॉपर में ये 3D10 ये पूर्ण हो गया, ठीक है, तो स्टेबिलिटी आ गई। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 3D5 हो गया, 3D5 हो गया, ये हो गया अर्ध पूरित हाफ फील्ड, तो स्टेबिलिटी आ गई। जबकि ये वाला केस स्टेबल नहीं है। समझ गए? चलिए, तो आपका रेस्पॉन्स का वेट रहेगा कि क्लास कैसी थी। बिना फेस दिखाए ये क्लास थी, तो कैसा आपको मजा आया कि सिर्फ बैकग्राउंड से आवाज सुन के, या फिर सर आप सामने आते हो चेहरा दिखाते हो तभी मजा आता है? ठीक है, तो खैर अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि होता है बहुत बार जब टीचर का फेस दिखता है ना, तो ऐसे मजा आता है कि मतलब टीचर का फेस देख के भी बहुत सारी चीजें मतलब अपने आप को समझ में आ जाती है। चलिए कोई बात नहीं, अपना रेस्पॉन्स जरूर देना कि आज की क्लास में क्या लगा आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।